गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर हमारा जो चल रहा था जीवन की मौलिक इकाई। इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं आपसे कि जो कोशिका है उसकी संरचना और उसके संगठन के बारे में हम आज बात करेंगे। तो टॉपिक आज का हमारा होगा कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना एवं संगठन। तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि जीवों के अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं वो सभी क्रियाएं कोशिकाओं के द्वारा ही संपन्न होती हैं, क्योंकि जो कोशिका है उसके अंदर विभिन्न प्रकार के घटक मौजूद होते हैं और उन घटकों को हम कोशिकांग कहते हैं, जो कोशिकाओं के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर डिस्कशन ये करना होगा कि कोशिका के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं कि कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। इन्होंने मृत कोशिकाओं के बारे में हमें जानकारी दी थी, लेकिन जीवित कोशिकाओं के बारे में हमें एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने बताया था। एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने इसके बारे में 1674 में हमें जानकारी दी थी। इतना हमने जान लिया था। इसके बाद में कोशिका के अंदर जो केंद्रक है, केंद्रक, उस केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोशिका में केंद्रक की खोज की लगभग 1831 के समथिंग। और इसके बाद में जो साइंटिस्ट आए थे पुरकिंजे ने जो कोशिका है उस कोशिका में भरे हुए तरल पदार्थ को, कोशिका में भरे तरल पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया। जीव द्रव्य नाम दिया। ध्यान रखना कि पुरकिंजे ने कोशिका में जो तरल पदार्थ भरा रहता है उसे जीव द्रव नाम दिया, और इस जीव द्रव के आधार पर ही कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं या श्रम विभाजन जो होता है इस जीव द्रव के द्वारा ही होता है। अब हम कोशिका की संरचना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस सृष्टि पर जितने भी जीव हैं, चाहे वो एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। इस सृष्टि पर दो ही प्रकार के जीव उपस्थित हैं जिनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहला है एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव तो गाइस आप समझ गए होंगे कि एक कोशिकीय जीव क्या होंगे, जो एक कोशिका से बने हों, एक कोशिका से निर्मित हो या बने हो, एक कोशिका से बने, वो जीव क्या कहलाएंगे, एक कोशिकीय जीव कहलाएंगे। और ये इनके एग्जाम्पल हैं अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम आदि। ठीक है, ये सभी क्या है, एक कोशिकीय जीव हैं। एक कोशिकीय को यूनिसेलुलर कहा जाता है, यूनिसेलुलर। ठीक है। दूसरा है बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय जीव, आप समझ गए होंगे बहुकोशिकीय शब्द का अर्थ, यानी कि वे जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से बने हों। बहुत सारी मतलब लाखों करोड़ों कोशिकाओं से बने हों, बहुत सारी कोशिकाओं से बने, जैसे मानव, जानवर, पेड़ पौधे,
यानी कि आप यहां पर समझ जाना कि एक कोशिकीय जीव को छोड़कर जितने भी जीव हैं वो सब बहुकोशिकीय जीव हैं, जिनका शरीर बहुत सारी लाखों करोड़ों कोशिकाओं से बना होता है। अब ध्यान यहां पर ये देना है, ये दो प्रकार के जीव हमारे पास मौजूद हैं। इन दोनों प्रकार के जीवों में कोशिकाएं हैं और उन कोशिकाओं में श्रम विभाजन होता है, यानी कि कार्य का समापन उन कोशिकाओं में होगा, या कार्य जो होगा। तो देखिए गाइस, एक कोशिकीय जीव जो है उनमें भी श्रम जो है, श्रम का विभाजन होता है, श्रम का विभाजन होगा, यानी कि कार्य का बंटवारा होगा। अब देखिए, अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है, उसकी जो कोशिका है उसमें सारे कार्य होंगे, डाइजेशन वाले भी होंगे, यानी पाचन वाले कार्य भी होंगे, अवशोषण वाले कार्य भी होंगे, श्वसन वाले भी, सारे कार्य एक ही कोशिका के द्वारा होंगे। इसलिए अमीबा जो है उसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। जब अमीबा के अंदर निषेचन की क्रिया होती है, या यूं कहें कि अमीबा अपने समान अपनी संततियों को जन्म देता है, और वो कैसे, तो देखिए गाइस, हमने यहां पर एक अमीबा को बनाया है। जब इसके अंदर निषेचन की क्रिया होती है उस समय ये जो अमीबा है ये दो समान पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाता है, और इससे दो समान पुत्री कोशिकाएं निर्मित होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो अमीबा है उसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। ये है जनक कोशिका, ठीक है, मातृ कोशिका या मातृ कोशिका, और ये जो है ये है पुत्री कोशिकाएं, पुत्री कोशिकाएं। गाइस, आपको समझ में आ रहा है कि अमीबा को जब हम उसमें निषेचन देखते हैं तो वो समान दो भागों में बट जाता है। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं बहुकोशिकीय जीवों की। देखिए, अब इनके अंदर पाचन की क्रिया भी होगी, अवशोषण की क्रिया भी होगी, श्वसन मतलब सारे कार्य होंगे वो एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होंगे। जबकि बहुकोशिकीय जीवों में देखिए, अब यहां पर देखते हैं, बहुकोशिकाएं मतलब बहुत सारी कोशिकाएं, 1 2 3 4 5 6, मैंने बहुत सारी कोशिकाएं बना दी, ठीक है। ये बहुकोशिकीय जीवों की हम बात करते हैं। अब हम पहले ये जान लेते हैं कि बहुकोशिकीय जो जीव हैं उसमें हम मानव की बात कर लेते हैं। किसकी? मानव की। मानव में भी मानव तंत्र को चलायमान रखने के लिए या जिंदा रखने के लिए मानव के अंदर विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, और वो विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं कार्य के आधार पर। जो कोशिकाएं एक जैसे कार्य करेंगी वो एक समान कार्य करेंगी तो वो उत्तक कहलाएंगी। मतलब एक समान कार्य करने वाली कोशिकाएं एक जैसी होंगी, दूसरा विभिन्न प्रकार यानी डिफरेंट प्रकार का कार्य करने वाली कोशिकाएं वो अलग होंगी। तो अभी हम यहां पर देखते हैं कुछ कोशिकाओं के मैं आपको यहां पर नाम बताने वाला हूं जिनके कार्य हमारे शरीर में क्या क्या है। पहली कोशिका में बात करता हूं आपसे आरबीसी। सभी ने आप सुना होगा आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें रक्ताणु कहा जाता है, लाल रुधिर कणिकाएं, वो भी कोशिकाएं हैं। वो क्या करती हैं? हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। किसका? ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं, यानी कि शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य आरबीसीज के द्वारा होता है, ठीक है। दूसरी कोशिकाओं की हम बात करते हैं तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका, तो गाइस आप इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे क्योंकि हम कोशिकाओं की संरचना और संगठन के बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरी कोशिका है मानव में तंत्रिका कोशिका। देखिए, तंत्रिका कोशिका जो है ना, इस सृष्टि पर जितने भी जीव हैं उन जीवों में सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका मानव की बताई गई है, और लगभग 90 से 1 मीटर लंबी होती है, यानी कि 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर लंबी ये तंत्रिका कोशिका होती है। अब मैं आपसे अगली बात करने वाला हूं, तंत्रिका कोशिका होगी। मानव में तीसरी जो कोशिकाएं हैं वो वसा कोशिकाएं होती हैं। वसा कोशिकाएं जो वसा का निर्माण करती हैं। चौथी कोशिकाएं हैं अरेखित वर्तुल पेशियां,
ठीक है, जो हमारे रेखित वर्तुल पेशियां भी होंगी, अरेखित वर्तुल पेशियां भी होंगी, जो हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, जो हार्ट का निर्माण करती हैं। अगले की हम बात करते हैं अस्थि कोशिकाएं या अस्थि मज्जा का निर्माण जहां से होता है वो अस्थि कोशिकाएं हो गई। अस्थि कोशिकाएं तो गाइस मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे शरीर में अलग अलग कार्य करने वाली कोशिकाएं अलग अलग तंत्रों में बांट दी गई हैं। जैसे न्यूरॉन जो है उसे तंत्रिका तंत्र में बांट दिया गया है, और आरबीसी जो है उसे रक्त परिसंचरण तंत्र में बांट दिया गया है, और अरेखित वर्तुल पेशियां और रेखित वर्तुल पेशियां जो है उसे हृदय से संबंधित तंत्र में बांट दिया गया है। अस्थि कोशिकाएं जो है उन्हें स्केलेटल सिस्टम यानी अपने जो अस्थियों से निर्मित जो संरचनाएं होती हैं, अस्थियों का निर्माण जिनसे होता है उन्हें अस्थि कोशिकाएं कह दी गई हैं। यानी यूं कहें कि मानव शरीर जो है विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और उन सभी के कार्य अलग अलग होते हैं। अब हम यहां पर ये जानेंगे कि ये जो कोशिका है, हम एक कोशिका के बारे में पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद में इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे कि कोशिका कैसे संगठित होती है, उसमें कौन कौन से घटक होते हैं। मैंने भी आपसे कहा था कि कोशिकाओं में जो उपस्थित घटक होंगे वो कोशिकांग होंगे, और उन कोशिकांगों के द्वारा ही कोशिकाएं अपने कार्य को संपूर्ण करती है, कंप्लीटली अपने कार्य को अंजाम देती है। तो देखिए मैंने यहां पर एक कोशिका बनाई है, ठीक है। इस कोशिका के मिड में एक केंद्रक होगा, ठीक है गाइस, केंद्रक, और इस कोशिका के अंदर कोशिका द्रव भरा हुआ होगा। क्या भरा हुआ होगा? कोशिका द्रव, ठीक है। ये कोशिका द्रव है, आप बारीकी से इसको समझेंगे, हम संगठन की बात कर रहे हैं। ये कोशिका द्रव है, और इस कोशिका द्रव में कोशिकांग होते हैं। क्या होते हैं? कोशिकांग उपस्थित होते हैं इस कोशिका द्रव के अंदर। तो मैं यहां पर कुछ कोशिकांग दिखाई देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये इसमें कुछ कोशिकांग भरे हुए हैं जिन्हें हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इस कोशिका के चारों ओर ये जो झिल्ली है, ये वाली झिल्ली जो इस कोशिका को घेरे हुए है, इस झिल्ली की हम बात करते हैं सबसे पहले। तो इस झिल्ली को कहा जाता है प्लाज्मा झिल्ली। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली। ओके गाइस, कंप्लीट हो गया ये टॉपिक आपका कि इस कोशिका के चारों ओर जो आवरण है उस आवरण को क्या कहेंगे? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। इसके अंदर क्या मौजूद है? ये केंद्रक मौजूद है, ठीक है गाइस। और इस केंद्रक के चारों ओर भी एक आवरण होगा, पतली झिल्ली नुमा। इसको कहा जाता है केंद्रक झिल्ली। क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली, ठीक है गाइस। इस केंद्रक के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होंगे उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें डीएनए होंगे, आरएनए होंगे, प्रोटीन्स होंगे, न्यूक्लिक अम्ल होंगे, न्यूक्लिक एसिड होंगे, जीन होंगे, गुणसूत्र होंगे, बहुत सारी चीजें इसके अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है गाइस। और ये डीएनए जो है, डीएनए को सभी जीवों का आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है। आनुवंशिक पदार्थ। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आनुवंशिक पदार्थ किसे कहा जाता है, कोशिकाओं का या जीव का, तो डीएनए को कहा जाता है। तो यहां तक समझ में आ गया। अब कोशिका द्रव में कोशिकांग कौन कौन से होंगे उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। इस कोशिका में क्या क्या प्रेजेंट होंगे, पहली बात करते हैं। सबसे पहले क्या प्रेजेंट होगा? कोशिका झिल्ली प्रेजेंट होगी इसके चारों ओर। क्या प्रेजेंट होगी? कोशिका झिल्ली, जिसे हमने अभी प्लाज्मा झिल्ली भी कहा है। कोशिका झिल्ली इसके चारों ओर उपस्थित होगी। दूसरी बात करते हैं, जीवों में कोशिका झिल्ली होगी लेकिन पादपों में कोशिका भित्ति भी होगी। तो कोशिका भित्ति भी पाई जाएगी, कोशिका भित्ति। ओके गाइस, अगली हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो इनके अंदर केंद्रक होगा। क्या होगा? केंद्रक। ओके गाइस, और केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी? 1831 के अंदर, ठीक है। चौथी बात करते हैं, कोशिका द्रव इनके अंदर होगा।
कोशिका द्रव इनके अंदर मौजूद होगा। ठीक है गाइस, कोशिका द्रव की खोज किसने की थी? ई पुरकेंजिया ने। ठीक है, पांचवी बात हम करते हैं कि इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। अगली हम बात करते हैं छठे पॉइंट की कि इनके अंदर लाइसोसोम होंगे। ओके गाइस, लाइसोसोम हो गए। अगली की बात करते हैं कि कोशिका में क्या क्या होगा। सातवां पॉइंट, गोल्जी काय होगा, गोल्जी काय होगा। ओके गाइस, कंप्लीट। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं कि कोशिका के अंदर क्या मौजूद होगा। गोल्जी काय हो गया, लाइसोसोम हो गया, अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःद्रवी जालिका। ठीक है गाइस, अगले पॉइंट की हम बात करते हैं कि इस कोशिका में और उपस्थित क्या होगा। 9 की कोशिका अंगक होंगे, कोशिका अंगक। ठीक है गाइस, ये सब के सब किसमें मौजूद है? अपने इस कोशिका के अंदर। देखिए, कोशिका झिल्ली हो गई, कोशिका भित्ति हो गई, केंद्रक हो गया, कोशिका द्रव हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम हो गया, गोल्जी काय हो गया, अंतःप्रद्रवी जालिका हो गया, कोशिका अंगक हो गए और प्लाज्मिड हो गए। प्लाज्मिड भी इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो विभिन्न प्रकार के कोशिकांग जो हैं इन कोशिकाओं में पाए जाते हैं और वही सारे शरीर को चलायमान रखते हैं, जीव के शरीर को। यानी कि जो जीव है तभी क्रियाएं कर पाएगा जब इन कोशिकाओं में अंतर क्रियाएं होंगी। समझ में आया कि जीव तभी क्रियाएं कर पाएगा जब कोशिकाओं के अंदर अंतर क्रियाएं होंगी। अब देखिए, इस कोशिका में क्या होगा। इस कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र के द्वारा एटीपी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एटीपी का, यानी कि ऊर्जा उत्पन्न की जाती है कोशिकाओं के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकाओं का शक्ति गृह कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस है कोशिकाओं का। अब हम समझते हैं, देखिए हम यहां पर एक मानव की बहुत सारी कोशिकाओं को इकट्ठा कर लेते हैं। मैं यहां पर आपको बहुत सारी कोशिकाएं दिखा रहा हूं। मैंने यहां पर मैनी सेल्स डेवलप कर दी हैं, इनमें न्यूक्लियस है, इनमें इनका जीवद्रव भरा हुआ है। ठीक है गाइस, देखिए अब इनके अंदर जब भोजन बनने की क्रिया होती है इन कोशिकाओं में, इस सम्मिलित रूप से मैंने इसको एक अंग कह दिया है। ठीक है गाइस, इनमें भोजन के पाचन की क्रिया जब होगी, ठीक है, इन सभी कोशिकाओं में भोजन का क्या होगा, यानी कि एनर्जी बनेगा। ठीक है ना, ऊर्जा बनेगी और जब ऊर्जा बनती है तो CO2 का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? CO2 का। यानी कि कोशिकाएं जब कार्य करती हैं, ग्लूकोज को वो जब एटीपी में बदलती हैं तो CO2 का निर्माण होता है। अब देखिए, इन CO2 का निर्माण हुआ तो इनकी जो सांद्रता है वो कोशिकाओं में बढ़ने लगती है और कोशिकाओं में घुटन होने लगती है। देखिए गाइस, जब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि परासरण की जो क्रिया होती है, परासरण आप लोगों ने समझा है, विसरण और परासरण नहीं पढ़ा, लेकिन मैं अभी आपको अगले चैप्टर में पढ़ा दूंगा कि विसरण और जो परासरण है, हम परासरण की बात करते हैं तो परासरण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाहित होता है। यानी कि पानी ज्यादा जगह से कम जगह की ओर प्रवाहित करता है। ठीक है गाइस, यानी कि जहां सांद्रता ज्यादा होगी वहां से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाह होगा। तो देखिए, अब इसके अंदर कोशिकाएं जितनी भी हैं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है। यानी कि CO2 यहां पर एनकरेज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये CO2 शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। हम सांस छोड़ते हैं तो CO2 बाहर आ जाता है। ठीक है, अब जैसे CO2 की सांद्रता बढ़ी कोशिकाओं में, उनका दाब बढ़ा, सांद्रता बढ़ गई, किसकी तुलना में? बाहर के वातावरण की तुलना में। देखिए गाइस, हम जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण के अगेंस्ट हमें फाइट करना पड़ता है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो सांस कब लेते हैं? जब बाहर का वातावरण जो है उसमें ऑक्सीजन की जो सांद्रता है वो ज्यादा हो जाती है और हमारे शरीर के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। उसकी वजह से हमें ऑक्सीजन को ग्रहण करना पड़ता है। यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर परासरण की क्रिया होती है। उसी प्रकार जिस प्रकार भोजन बन रहा होता है, कोशिकाओं में भोजन का निर्माण हो रहा होता है, उस समय कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सांद्रता कोशिकाओं में बढ़ने लगती है तो वो कोशिकाओं में इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बाहर के एनवायरनमेंट की तुलना में अंदर जो CO2 है वो ज्यादा हो जाती है। इसलिए हम उस CO2 को बाहर निकाल देते हैं और उसकी जगह
O2 को ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि जैसे CO2 निकलेगा तो यहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी होगी क्योंकि ऑक्सीजन की सांद्रता अंदर कम है कोशिकाओं में, लेकिन एनवायरमेंट में ज्यादा है, इसलिए हम ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं। तो गाइस ध्यान रखना कि प्राशन की क्रिया जो होती है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। लेकिन मैं आपसे डिस्कशन कर लेता हूं कि ये जो कोशिका है जो मैंने यहां पर एक बनाई है, इसमें एक गुण पाया जाता है पारगम्यता का। किसका गुण पाया जाएगा? पारगम्यता का गुण पाया जाता है गाइस, पारगम्यता। तो इसको समझ लीजिए आप, ये आपको 12वीं तक काम आएगा, यहां तक कि अगर डॉक्टर बनेंगे तो नीट में भी आपको काम आएगा कि पारगम्यता क्या है। देखिए कि कोशिकाओं में एक ऐसा विशिष्ट गुण पाया जाता है जो विलायकों के अणुओं या आयनों को कोशिका में आने भी देते हैं और कोशिकाओं से बाहर भी जाने देते हैं। वो कोशिकाओं का विशिष्ट गुण क्या कहलाएगा? पारगम्यता कहलाएगा। यानी कि कोशिकाओं में एक ऐसा विशिष्ट गुण जो विलायक के अणुओं को, जैसे विभिन्न तत्व हो या जल हो, उन सभी को कोशिकाओं के अंदर आने भी देना और कोशिकाओं से बाहर भी जाने देना, वो गुण क्या कहलाता है? पारगम्यता कहलाता है। और इस पारगम्यता के आधार पर इस कोशिका में 4 प्रकार की कोशिका झिल्लियां पाई जाती हैं, जिसके द्वारा कोशिका विभिन्न पदार्थों को ग्रहण करती है, यानी कि अपने अंदर लेती है और बाहर निकाल देती है। उन सभी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उन सभी को मैं यहां पर हाईलाइट कर देता हूं कि कौन कौन सी पारगम्यता के आधार पर जो झिल्लियां हैं जो कोशिकाओं में पाई जाती हैं या किसी भी जीव की कोशिका में पाई जाती हैं, जिससे पदार्थों का आगमन, आना और जाना उस कोशिका के अंदर लगा रहता है। तो देखिए, पहली झिल्ली है चयनात्मक झिल्ली। ओके गाइस, चयनात्मक झिल्ली। दूसरी है अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली। तीसरी है पारगम्य झिल्ली। ओके गाइस, चयनात्मक झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली और पारगम्य झिल्ली। और चौथी झिल्ली है अपारगम्य झिल्ली। अपारगम्य इन सभी के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। चयनात्मक झिल्ली का मतलब हो गया कि इस कोशिका, जो कोशिका है, इसमें 4 प्रकार की झिल्लियां पाई जाएंगी। किसी भी जीव के अंदर, प्लांट हो या एनिमल्स हो, उनके अंदर ये कोशिकाएं, झिल्लियां जो है 4 प्रकार की हो सकती है कोशिकाओं के अंदर। चयनात्मक झिल्ली, चयनात्मक मतलब ये कोशिका उन्हीं पदार्थों को, यानी कि ये झिल्ली जो है उन्हीं पदार्थों को अंदर जाने देगी जो चयन के आधार पर जाएंगे, मतलब जिनका आकार छोटा हो, यानी कि सोडियम को अंदर जाने दे रही हूं या जल को अंदर जाने दे रही हूं, तो चयन मतलब चयन करके ही अंदर जाने देती है। जैसे रोड पे पुलिस का जाम लगा दिया जाता है, ट्रैफिक बैरियर लगा दिए जाते हैं, वहां पर लोगों की चेकिंग करके भेजा जाता है कि हाँ ठीक है, उस तरीके से। तो ये चयन करती है कि किन पदार्थों को कोशिकाओं के अंदर भेजना है और किन पदार्थों को कोशिकाओं के बाहर भेजना है, वो तो कहलाएगी चयनात्मक झिल्ली। और चयनात्मक झिल्ली जो है उसे ही अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। और इसका उदाहरण है कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। ओके गाइस, कोशिका झिल्ली इसका उदाहरण है या प्लाज्मा झिल्ली। अगली बात करते हैं पारगम्य झिल्ली की। किसकी बात करेंगे? पारगम्य झिल्ली की। पारगम्य झिल्ली का मतलब हो गया कि वो सभी पदार्थों को आने भी देती है और जाने भी देती है, कोई रोक टोक नहीं है, रास्ता खुला हुआ है, कोई ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं है, आओ और जाओ। तो वो हो गई पारगम्य झिल्ली। ठीक है, अगली है अपारगम्य झिल्ली, यानी कि ना तो कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। जैसे बॉर्डर वाली हम बात करें तो बॉर्डर में ना तो उस पार कोई जा सकता है ना उस पार कोई आ सकता है। तो ये कोशिकाओं में झिल्लियां हैं जिनके आधार पर कोशिकाएं चयन करती हैं कि किन पदार्थों को कोशिकाओं के अंदर जाने देना है और किन पदार्थों को कोशिकाओं के बाहर जाने देना है। अब गाइस, हम इस टॉपिक को, यानी कोशिका की संरचना एवं संगठन को अभी हम देख चुके हैं। अब इनमें बारी बारी से स्टार्ट करेंगे। कोशिका झिल्ली क्या है, कोशिका भित्ति क्या है, केंद्रक के बारे में अध्ययन करेंगे, कोशिका ध्रुव के बारे में अध्ययन करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, सभी टॉपिक्स के बारे में बारी बारी से हम अध्ययन करेंगे। आज के लिए थैंक्स। ओके गाइस।